गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट CS 209 की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है www फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम बेसिकली दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो FTP है और दूसरा है टेलनेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं www के बारे में कि www क्या है। देखो, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट W का मीनिंग है वर्ल्ड, सेकंड W का मीनिंग है वाइड और थर्ड W का मतलब है वेब। तो इसकी जो फुल फॉर्म है www की वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये है क्या और इसको किसने इन्वेंट किया? तो इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने, जिनको इसका इन्वेंटर भी कहा जाता है। उन्होंने इसको नाम दिया www और जिसको W3 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया तो इसके साथ साथ 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी इन्वेंट किया। वो 3 टेक्नोलॉजीज़ थी आपका URL, इसके अलावा HTML और इसके अलावा HTTP। अब सबसे पहले URL क्या है? URL बेसिकली एक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज को एक्सेस करते हैं, वेब पेज को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लिखा www.google.com, तो हमेशा किसी भी ब्राउज़र पे जब आप ये एड्रेस टाइप करोगे तो हमेशा सेम पेज ओपन होके आएगा, राइट? दैट मीन्स कि वो उसका एड्रेस है, उस पर्टिकुलर पेज का वो एड्रेस है। तो URL जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी नेक्स्ट वो है HTML। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTML जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट, वो कम्प्लीटली HTML पे बेस्ड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से HTML की हेल्प से हम एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम किस तरह से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस को लिंक कर सकते हैं। तो HTML जो है उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है। और तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं या फिर जो एक डिसाइडेड होता है कि ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है वो इस तरह से होगा। तो HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो बेसिकली यूज़ आता है जो भी वेब पेजेस होते हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए ओवर द इंटरनेट पे आपको अगर किसी भी वेब पेज को यूज़ करना है, जो भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो वो बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो जब www को डिज़ाइन किया गया, जब इन्वेंट किया गया इसको, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक सेंट्रल हब है या एक है ना स्पेस है जहाँ पे वेब पेजेस अवेलेबल हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं वो हमारी सारी अवेलेबल है। क्योंकि जब भी हम किसी पेज को एक्सेस करते हैं तो वो हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, और जितने भी पेजेस हैं उन सब का जो एड्रेस होता है वो हमेशा www से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कलेक्शन है उन सभी वेब पेजेस का, वेब रिसोर्सेज का, HTML के डॉक्यूमेंट्स का, जिनको हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम वेब की बात करते हैं, वेब क्या है, तो क्या है, वो एक वेबसाइट है, कलेक्शन है वेबसाइट्स का या वेब पेजेस का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो किसी वेब सर्वर पे स्टोर्ड है। ठीक है, और उसको हम अपने किसी भी लोकल कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू।
तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका वेब है या फिर एक सेंट्रल हब है जहाँ पे वेब पेजेस आपके अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और अगर सिंपल टर्म्स में, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक तरीका है जिसकी हेल्प, एक जरिया है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो, जब हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी URL डालते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो दैट मीन्स कि हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से आ रही है इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक तरीका है, एक जरिया है ये। तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम डिस्कस करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। तो बेसिकली हम दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो दोनों ही फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक है FTP और दूसरा है टेलनेट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं FTP के बारे में। तो FTP जो है इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये एक TCP/IP का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब कि अगर एक होस्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका नाम है FTP, जिसकी हेल्प से हम एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब मेनली इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो कि आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी दूसरे कंप्यूटर, आप सर्वर से किसी पेज को एक्सेस कर रहे हो, तो वो पेज जो सर्वर से आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा वो भी एक तरह का FTP प्रोसेस है, मतलब कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है। इस मेथड को आप बोल सकते हो कि ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो मेनली जो FTP है उसको यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेज फाइल फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट एक्ट एज अ सर्वर फॉर अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब कि कंप्यूटर जिस पे आप वर्क कर रहे हो और जहाँ और वो कंप्यूटर जिस पे उस वेब पेज को डिज़ाइन किया गया है या जो सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, तो सर्वर से क्लाइंट जब कोई पेज ट्रांसफ़र होगा या कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी, वेब पेज ट्रांसफ़र होगा, तो वो हमारा कहलाएगा फ़ाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। वो जिस प्रोटोकॉल के बेसिस पे होगा उसको हम फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कह सकते हैं। अगर हम किसी फ़ाइल को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो वो भी हम FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से कर सकते हैं। अब बेसिकली ये किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहले तो ये एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक जो होस्ट है या एक कंप्यूटर जो है वो एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वर जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और क्लाइंट वो है जिसको सर्विस चाहिए। तो यहाँ पे FTP जो है वो हमारा क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स कि इसमें एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। अब क्लाइंट जो होगा उसमें तीन बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो यूज़र इंटरफेस होता है, कंट्रोल प्रोसेस होता है और डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। अब यूज़र इंटरफेस यहाँ पे हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा अपने सिस्टम से किसी यूज़र इंटरफेस के थ्रू, राइट, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल है क्योंकि इंटरनेट है ये, लेकिन किस रूल के बेसिस पे या किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो TCP/IP डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सर्वर हमारा। सर्वर जो है उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो कंट्रोल प्रोसेस होगा और दूसरा डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा।
तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट को फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो उसे कुछ पेज डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, ओवर द इंटरनेट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, अपना जो भी स्टोरेज होगा, ठीक है, सर्वर बेसिकली क्या है, बेसिकली सर्वर है कलेक्शन है कि जहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज अवेलेबल है, कंप्यूटेशन के लिए प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो जो भी वेब पेज क्लाइंट को चाहिए होगा, वो वेब पेज जो है वो डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है सर्वर का, वो स्टोरेज से एक्सेस करेगा और क्लाइंट को अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। अब क्लाइंट अगर उसको सिंपली वेब पेज को देख रहा है, किसी फाइल को सिर्फ एक्सेस कर रहा है तो ठीक है, अगर वो उसे डाउनलोड भी करता है तो वो उसके स्टोरेज में सेव हो जाएगी, राइट। तो FTP क्लाइंट जो होगा उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। वो इसलिए क्योंकि क्लाइंट का मतलब ये है कि वहाँ पे यूज़र है जो इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम से। यूज़र को हम क्लाइंट बोलेंगे, क्लाइंट हमारा यूज़र ही होगा कोई ना कोई, बट क्योंकि यूज़र जो है वो डायरेक्टली किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर के थ्रू ही एक्सेस करेगा, किसी सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस करेगा। अब उस सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए उसके पास यूज़र इंटरफेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट पे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होंगे और सर्वर पे 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से 2 प्रोसेस जो है वो दोनों में कॉमन है। एक तो है कंट्रोल प्रोसेस और दूसरा है डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस जो है वो बेसिकली मतलब क्लाइंट और सर्वर का जो कंट्रोल प्रोसेस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, और डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस है क्लाइंट और सर्वर का, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन जो है, ये जो कंट्रोल कनेक्शन है दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा उसको कंट्रोल कनेक्शन बोला जाता है, और जो डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेसेस हैं क्लाइंट और सर्वर के, उनके बीच में जो कनेक्शन बिल्डअप होता है उसको डेटा कनेक्शन कहते हैं। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम। तो FTP में जैसे हमने देखा 2 तरह के कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे, एक तो कंट्रोल कनेक्शन होगा और दूसरा डेटा कनेक्शन होगा। कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो किसके बीच में होता है, कंट्रोल प्रोसेसेस के बीच में होता है, ठीक है। अब जब भी हमारा कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो जो सेशन है उस जो कंप्लीट सेशन होगा, उस पूरे सेशन के लिए हमारा जो कंट्रोल कनेक्शन है वो एक बार बिल्डअप होता है, मतलब एक बार कनेक्शन क्रिएट होता है और वो पूरे टाइम तक रहेगा जब तक कि हमारा FTP सेशन चलेगा, ठीक है। इसके लिए पोर्ट 21 को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन जो है उसके लिए पोर्ट 20 यूज़ किया जाता है, और बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी कोई एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा यहाँ पे, तो उस एक कनेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो जब भी जितनी भी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी होंगी उन सब के लिए, मतलब हर डेटा के लिए एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये जो डेटा कनेक्शन है वो क्या करेगा, कमांड जो है फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए वो ओपन होगी, और जैसे ही फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो जो डेटा कनेक्शन है वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है कि कंट्रोल कनेक्शन जो है वो एक ही बार सेटअप होगा पूरे FTP सेशन के लिए, और जो डेटा कनेक्शन है वो हमारा हर एक फ़ाइल के लिए एस्टेब्लिश होगा, हर एक फ़ाइल के लिए एक नया डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। ये एक फास्टेस्ट वे है कि फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है, मतलब कि आपको किसी फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए पूरी फ़ाइल चाहिए, उसके लिए आपको सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि आप फाइल्स को ट्रांसफ़र तो करते हो, वापस भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप
किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपको एम्प्लॉयज़ को कुछ डिटेल्स सेंड करनी है और बाद में वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेम सर्वर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वापस भेज रहे हैं। तो आपने एक बार तो डेटा सेंड किया और वापस से आपके पास डेटा आया भी है, तो मतलब आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो फाइल्स को। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी इसके अंदर फाइल्स का पॉसिबल है, ये इसके एडवांटेज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क, टेल फॉर टर्मिनल एंड नेट फॉर नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क। ये भी एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल है। अब इस प्रोटोकॉल के हेल्प से कोई भी यूज़र जो है वो किसी रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब ये है कि कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, ये दोनों नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम कंप्यूटर ए की हेल्प से, मतलब हम कंप्यूटर ए पे वर्क कर रहे हैं और हम जो भी कंप्यूटर बी पे फाइल्स हैं या कंप्यूटर बी पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस कंप्यूटर पे हम लॉगिन कर सकते हैं। कंप्यूटर ए से हम कंप्यूटर बी पे लॉगिन कर सकते हैं। हमें कंप्यूटर बी के पास फिज़िकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये दोनों एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। टेलनेट जो है वो हमें एक ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिमोट कंप्यूटर पे कि वो इस तरह से फ़ील होता है जो रिमोट साइड है वो भी हमें लोकल टर्मिनल की तरह फ़ील होती है। मतलब कि अगर मैं कंप्यूटर ए पे कोई यूज़र वर्क कर रहा है तो वो जिस तरह से कंप्यूटर ए पे वर्क कर रहा है वो कंप्यूटर बी पे लॉगिन करके कंप्यूटर बी पे भी उसी तरह से वर्क कर सकता है जैसे कि वो कंप्यूटर ए पे कर रहा है। तो रिमोट साइड भी उसको एज अ लोकल टर्मिनल ही अपीयर होगी। तो टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, रिमोट किसी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है। अब लॉगिन करने के टाइप्स क्या हैं, किस तरह से लॉगिन हो सकता है? तो बेसिकली दो तरह के लॉगिन होंगे हमारे, एक लोकल लॉगिन होगा और एक रिमोट लॉगिन होगा। लोकल लॉगिन का मतलब है कि कोई भी यूज़र जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे टर्मिनल है, यहीं पे यूज़र है और यूज़र ने अपने सिस्टम पे या अपने डिवाइस पे लॉगिन किया है, तो वो हमारा लोकल लॉगिन होगा। इसी तरह से रिमोट लॉगिन क्या है, तो रिमोट लॉगिन का मतलब है कि टर्मिनल है एक साइड, इस टर्मिनल पे हम वर्क कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है दूसरे टर्मिनल से। मतलब कि दूसरा कोई कंप्यूटर या कोई वो सिस्टम अवेलेबल है वो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और हम इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, बट फिज़िकली हम इस कंप्यूटर से कर रहे हैं। मतलब इस टर्मिनल पे हम प्रेजेंट हैं, इस टर्मिनल से यूज़र जो है वो एक्सेस कर रहा है किसी दूसरे सिस्टम को जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब रिमोट लॉगिन होगा कैसे, मतलब आप कह रहे हो, हम समझ रहे हैं कि इस टर्मिनल से हम इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, बट बेसिकली ऐसा होगा कैसे? तो लोकल साइट का मतलब है कि यहाँ पे क्लाइंट साइट पे क्या होगा, क्लाइंट साइट पे यूज़र जो है वो एक की स्ट्रोक सेंड करेगा टर्मिनल ड्राइव को। टर्मिनल ड्राइव से जो कैरेक्टर्स हैं वो जाएंगे टेलनेट क्लाइंट के पास और फिर टेलनेट जो क्लाइंट है वो ट्रांसफ़र करेगा उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करेगा यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट में, जिसको बोला जाता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स, मतलब NVT के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे कि क्या है बेसिकली ये। तो NVT कैरेक्टर्स में उसको चेंज किया जाता है और फिर लोकल TCP/IP स्टैक में भेजा जाता है। मतलब क्या होगा कि यूज़र जो है वो यहाँ से की स्ट्रोक्स, मतलब कुछ भी की सेंड करेगा, टर्मिनल ड्राइव के पास जाएंगी, वो टर्मिनल ड्राइव से वो जाएंगे टेलनेट क्लाइंट के पास और टेलनेट क्लाइंट क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा। किस में ट्रांसफ़र करेगा? जो भी कैरेक्टर्स क्लाइंट के पास आए हैं उसको वो NVT में ट्रांसफ़र करेगा, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के अंदर कैरेक्टर में ट्रांसफ़र करेगा और फिर उसको TCP/IP पे सेंड करेगा। अब TCP/IP की हेल्प से ये ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन हैपन होगा। अब रिमोट साइट पे क्या होगा, देखो
रिमोट साइट पे जो कमांड्स आई हैं एनवीटी की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होंगी टीसीपी आईपी जो रिमोट मशीन पे है। मतलब यहाँ से जो एनवीटी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए थे वो हमारे इस टीसीपी आईपी जो रिमोट है, ये जो साइट है वो रिमोट साइट है, राइट, क्योंकि ये टर्मिनल इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो रिमोट साइट है उसकी टीसीपी आईपी जो है उस मशीन पे जाएगा, टीसीपी आईपी पे जाएगा। इसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो डिलीवर होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होंगे टेलनेट को। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे एनवीटी के कैरेक्टर्स आए, ये गए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको भेजा टेलनेट सर्वर के पास और टेलनेट सर्वर क्या करेगा, इसको वापस से कैरेक्टर्स में ट्रांसफ़र करेगा, उन कैरेक्टर्स में ट्रांसफ़र करेगा जो कि रिमोट कंप्यूटर समझ सकता है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस टर्मिनल ने जो भी कीज़ भेजी थी वो हमने एनवीटी के अंदर ट्रांसफ़र की। अब ओवर द इंटरनेट कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, एनवीटी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं और टेलनेट सर्वर वापस से क्या करेगा, उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करेगा किस कैरेक्टर्स में जो रिमोट कंप्यूटर को समझ में आए। ठीक है, तो एनवीटी है क्या बेसिकली, एनवीटी एक नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है और एक इंटरफेस है। एनवीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, और ये एक इंटरफेस है जो ये डिफ़ाइन करता है कि डेटा और कमांड्स जो हैं वो किस तरह से नेटवर्क पे सेंड होंगे, किस तरह से भेजे जाएंगे। ठीक है, अब टेलनेट जो है वो बेसिकली क्या करता है, यूनिवर्सल इंटरफेस जो है ये एक डिफ़ाइन कर रहा है। ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, एक यूनिवर्सल इंटरफेस डिफ़ाइन कर दिया है एनवीटी को। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आए हैं वो डायरेक्टली सेंड नहीं हो रहे हैं, वो उनको कन्वर्ट किया जा रहा है एनवीटी में और फिर एनवीटी जो रिमोटली जो साइट अवेलेबल है उस पे सेंड किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनवीटी जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो टेलनेट क्लाइंट क्या करता है, कैरेक्टर्स जो भी लोकल टर्मिनल से आते हैं उनको एनवीटी फॉर्म में करता है, फिर नेटवर्क को सेंड करता है। और सेम ऐसा टेलनेट सर्वर करता है, वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है एनवीटी से उस कैरेक्टर फॉर्म में जो कि रिमोट कंप्यूटर को समझ में आती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा टेलनेट क्लाइंट था, ये हमारा टेलनेट सर्वर है और ये हमारे रिमोट साइट के जो भी ड्राइवर्स हैं वो हैं। अब यहाँ से यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ वो लोकल कंप्यूटर के कैरेक्टर सेट थे। इस क्लाइंट ने क्या किया, उन कैरेक्टर सेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनवीटी कैरेक्टर सेट में। ओवर द इंटरनेट क्या ट्रांसफ़र हुआ है, एनवीटी का कैरेक्टर सेट ट्रांसफ़र हुआ है। अब जब ये कैरेक्टर सर्वर के पास जाएंगे तो सर्वर इसको वापस से रिमोट कंप्यूटर के कैरेक्टर सेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब उन कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट कर देगा जो कि रिमोट कंप्यूटर को समझ में आएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टर्मिनल से टेलनेट जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है उसकी हेल्प से हम रिमोटली कोई कंप्यूटर प्रेजेंट है उसको एक्सेस कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए इंटरनेट के थ्रू। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको, इसलिए वो कनेक्टेड होने चाहिए। ओवर द इंटरनेट ही हम रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे जो थे एफटीपी और टेलनेट की। इन दोनों की हेल्प से हम किस तरह से फाइल्स बेसिकली इंटरनेट पे फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं और किस तरह से हम रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है, कौन कौन से लेयर्स हैं और किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, किस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन के लिए। थैंक यू।